हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है हमारे क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर तक की वेटेज रख सकते हैं। अब देखो, हमारे अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर जो हमारी पार्ट बी होती है, जिसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो हमारे ये 3 चैप्टर्स हैं जो हम आज कवर करेंगे, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो हम पहले चैप्टर में सीखते हैं कि हमें किसी भी कंपनी के, क्योंकि अब हम पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, और उसमें बेसिकली बैलेंस शीट और पीएनएल कैसे बनता है। फिर हम सीखते हैं कि इनके एनालिसिस के बारे में, यानी बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं और पीएनएल को कैसे एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के टूल्स होते हैं। तो बेसिकली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो फोकस करता है एनालिसिस वाले पोर्शन पर, और चैप्टर 1 में हम फोकस करते हैं प्रिपरेशन पर कि इनको बनाना कैसे। तो पहले हम चैप्टर 1 जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि लगातार हमारे चैनल पर अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आ रही हैं, तो कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, मुझे पता है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो, तो चैप्टर 1 जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो शुरू करते हैं पहले। अब सबसे पहले जो सेक्शन 129 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अगर बनाता है तो वो शेड्यूल 3 में दिए हुए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, तो वो एक फॉर्मेट के तहत बनता है। तो हम अब उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल रिजिड रहेगा जो भी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अब इसमें देखो, पहले तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमेशा 4 बातें आती हैं, याद रखना है। एक आता है बैलेंस शीट, एक आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बैलेंस शीट जो होता है वो पोजीशन बताता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो है वो इनकम बताता है। अब इन दोनों के बाद बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जिसमें हम अपनी सारे वर्किंग्स दिखाते हैं एक तरह से, और सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र को बताते हैं। इसके अलावा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम अलग से बाद में सीखते हैं। तो खैर, इस चैप्टर में हमें सीखना है कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनेगा। तो पार्ट 1 जो है ऑफ शेड्यूल 3, वो हमें बताता है कि कोई भी कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है। तो सबसे पहले तो आप एक समझ लो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। बैलेंस शीट जब कोई भी कंपनी बनाती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी कंपनी बनाती है, तो वो क्या करती है, वो अपनी मेन हेडिंग्स है, जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो शो करती है। उसके बाद वो नोट नंबर शो करती है। नोट नंबर होता है ताकि किसी भी हेडिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो यूज़र उस नोट नंबर में नीचे चला जाता है। अब उसके बाद जो अमाउंट के कॉलम होते हैं, उसमें आपको याद रखना है हमेशा 2 कॉलम्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि हम पिछले साल से कंपेयर कर सकें। तो पहला जो कॉलम होता है वो करंट ईयर की फिगर्स का होता है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर, पिछले साल की फिगर्स का होता है, जैसा आप देख रहे हो, ताकि कंपैरिजन हो सके। अब देखो, पहले क्या होता है, इसमें हम ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये मेन हेडिंग होती है जहाँ से शुरुआत करते हैं। अब इस मेन हेडिंग के अंदर 4 मेन हेडिंग्स आते हैं, तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है? कोशिश करना एक फ्लो चार्ट की तरह याद रखो। तो 4 मेन हेडिंग्स आती हैं। तो पहले येलो कलर से मेन हेडिंग्स का नाम बताता हूँ। पहली मेन हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। दूसरी मेन हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरी मेन हेडिंग होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथी मेन हेडिंग होती है करंट लाइबिलिटी। तो 4 होते हैं मेन हेड्स। अब हर मेन हेड के अंदर हो सकता है कोई सब हेड हो। अब जैसे शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेड्स होते हैं। अब 3 सब हेड्स जो हैं वो वैसे आपको नाम याद होने चाहिए, फिर हम इसके बारे में समझ भी लेंगे। अब शेयर होल्डर फंड का देखो मतलब वैसे क्या होता है, आप इसको लॉजिकली समझना। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि जो हमारे मालिक होते हैं, है ना, कंपनी के, उनका फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें जनरली 3 चीज़ें आती हैं, 3 सब हेड्स आते हैं, तीनों नाम याद रखो। एक होता है शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 में बताऊंगा। एक होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो नोट नंबर 3 में बताऊंगा। तो ये 3 सब हेडिंग्स होती हैं। अब शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका क्या मतलब है, 3 चीज़ें जो शेयर होल्डर फंड के अंदर आती हैं वो दिखा देता हूँ। शेयर कैपिटल का मीनिंग तो बहुत सिंपल है, जो आपने इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था। देखो, 2 तरह की शेयर कैपिटल होती है ना, या तो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल या होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बस इन दोनों को अगर आप जोड़ लो या इन दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो शेयर कैपिटल। दैट्स इट, वेरी इजी, है ना। ये हमने ऑलरेडी शेयर्स चैप्टर में पढ़ रखा है, ये वही है। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा होता है,
इसमें हर तरह का रिजर्व आ जाता है, हर तरह का, जिसके भी नाम के आगे रिजर्व लिखा है या फंड लिखा है वो सब, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, WCR, IFR, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, है ना, सब कुछ आ जाते हैं। दो चीज़ें बस लर्न कर लो जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के कॉन्सेप्ट के अंदर एक टर्म है स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब ये वर्ड सुनकर लगता है ऐसे है कि यार ये तो कोई मतलब लाइबिलिटी सी लग रहा है आउटस्टैंडिंग अकाउंट, लेकिन ये एक रिजर्व का ही नाम होता है। तो ये एग्जाम में देखो हमसे पूछ सकता है, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है क्योंकि बच्चे जनरली ये इग्नोर मार देते हैं और इसी में से वो ट्रिकी पॉइंट बना सकता है। तो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक रिजर्व होता है। और एक और ये भी याद रखो, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब होता क्या है, जब हम बाद में P&L बनाएंगे तो P&L में जो प्रॉफिट आता है वो एक तरह से हमारा सरप्लस होता है, तो वो भी इसी का पार्ट बन जाता है, ये याद रखना है। और थर्ड होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब देखो ये शेयर वारंट वर्ड सुन के घबराना मत। शेयर वारंट क्या होता है, एक तरह से शेयर सर्टिफिकेट ही होता है, लेकिन बस फिलहाल इस पे अभी नाम नहीं लिखा, ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। तो शेयर वारंट जो होता है, आप ऐसा बस मन में सोचो कि इट इज़ एज गुड एज शेयर कैपिटल ओनली, यानी कि कुछ दिनों के लिए अभी हमने लोगों से पैसा लिया है और कुछ दिनों के बाद हम इनको मतलब शेयर सर्टिफिकेट ही दे देंगे और कुछ दिनों के बाद ये पैसा शेयर कैपिटल ही बन जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए फिलहाल इस पैसे को हम कह देते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मन में सोचो कि ये तो शेयर कैपिटल ही है ना। तो शेयर होल्डर फंड में तीन चीज़ें आ गई, जल्दी से मन में बोल के रिवाइज कर लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा मेन हेड होता है, इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये अकेला एक ऐसा मेन हेड है जिसके अपने अंदर कोई सब हेड नहीं है। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है, आप शेयर्स वाले चैप्टर पे थोड़ा सा जाओ और आप याद करो कि कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती थी, तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, लेकिन अलॉटमेंट करती थी 2 महीने 3 महीने के बाद। तो जब तक वो पैसा रिसीव हो गया और 2-3 महीने अभी है कंपनी के पास शेयर अलॉट करने के लिए, तब तक वो 2-3 महीनों के लिए इस पैसे को बोलती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये भी बस आप मन में सोचो कि एक तरह से शेयर कैपिटल ही है, बस कुछ दिनों बाद अब ये शेयर कैपिटल बनेगी। फिलहाल कंपनी ने इस पैसे को रिसीव कर लिया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है और फिलहाल अभी अलॉटमेंट नहीं करा है, तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना। तो ये नोट नंबर 4 में हमने समझा रखा है बेसिकली। तो ये वही होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि हमको एप्लीकेशन मनी देखो मिल गया, लेकिन अलॉटमेंट तो अभी होगी 1-2 महीने बाद। तो तब तक के लिए इस पैसे को, ये जो रिसीव हो गया ये वाला पैसा, इस पैसे को कंपनी कहती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। चलो, अब इसके बाद जो अगले 2 मेन हेड्स हैं वो ना आप कंपैरेटिवली पढ़ा करो। जैसे पहला तो शेयर होल्डर फंड हो गया, दूसरा हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब जो अगले 2 मेन हेड्स हैं, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक है करंट लाइबिलिटी। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है। पहले तो कॉमन सेंस, नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो हमने बचपन में पढ़ रखा है, जो भी लाइबिलिटी बिजनेस के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए है या उसकी ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा के लिए है, दैट इज़ नॉन करंट। लेकिन कोई भी लाइबिलिटी या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है या 1 साल के अंदर अंदर है, तो वो करंट लाइबिलिटी। अब दोनों के अंदर 4-4 सब हेडिंग्स हैं, है ना, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो। जैसे पहले ए वाला सब हेडिंग देखो, ऊपर है लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे है शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब देखो क्या फ़र्क है। बोरिंग का मतलब होता है जब हम लोन लेते हैं बैंक से या कहीं से, लोगों से लेते हैं, डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, बैंक लोन हो गया। अब आपने लंबे समय के लिए लिया, 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग। 1 साल से कम के लिए लोन लिया तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपैरेटिवली हो गया। अब दूसरा सबहेड जो होता है वो बिल्कुल अलग है। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक दूसरा सबहेड लिखा होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी किसे कहते हैं, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, उसकी डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। तो हमने नोट नंबर 6 में उसके बारे में पढ़ रखा है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी किसे कहते हैं। तो देखो 2 तरह की ना इनकम्स होती हैं। एक होती है अकाउंटिंग इनकम, वो कौन सी होती है, जो हम अपनी बुक्स में निकालते हैं। एक होती है इनकम टैक्स वाली इनकम, जो इनकम टैक्स वाले लोग हमारी निकालते हैं। अब अकाउंटिंग इनकम अगर ज़्यादा है और टैक्स वाली इनकम कम,
तो उस केस में एक लाइबिलिटी हमारे लिए क्रिएट हो जाती है और उसका नाम होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो बस आप अपनी नॉलेज के लिए एक ही चीज़ याद रखो या लिख लो कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब होती है, जब अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, दैट्स इट। ठीक है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सेकंड मेन हेडिंग के अंदर, मतलब सेकंड सब हेडिंग के अंदर आ जाता है। जबकि करंट लाइबिलिटी में देखो जो सेकंड सब हेड है वो होता है ट्रेड पेबल्स। अब करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स क्यों आते हैं? क्योंकि ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है या तो क्रेडिटर्स जिनको आप 2-3 महीने बाद पैसे दोगे, या फिर बिल्स पेबल जिनको भी आप 3-4 महीने बाद पैसे दे दोगे। तो क्योंकि ये होते ही 1 साल से कम के लिए हैं तो इसीलिए ट्रेड पेबल आपको करंट लाइबिलिटी में नज़र आता है। नॉन करंट लाइबिलिटी में ऐसा कोई भी नहीं होता। तो सेकंड सब हेड हो गया। अब थर्ड सब हेड जो है वो भी आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो। ऊपर लिखा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जबकि नीचे लिखा है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अब अदर का क्या मतलब होता है? अदर का मतलब होता है कि बोरोइंग्स के अलावा अगर कोई और प्रकार की लाइबिलिटी है, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है हम लोन ही लें, हो सकता है कोई और लाइबिलिटी हो, जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हमने डिबेंचर चैप्टर में पढ़ा, वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, हमें 5 साल बाद देने हैं पैसे। और अगर मैं अदर करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। तो अदर का मतलब ये होता है कि बोरोइंग के अलावा कोई और लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म है तो ऊपर, शॉर्ट टर्म वाली करंट है तो नीचे। उसके बाद चौथा सब हेड, वो भी आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो, वो होते हैं प्रोविजंस को लेकर, है ना। प्रोविजंस क्या हैं? अब बचपन में 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोविजंस जो होते हैं ये लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो देखो ऊपर भी प्रोविजंस, नीचे भी प्रोविजंस, लेकिन नॉन करंट वाले किस में हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रेचुइटी के लिए कोई प्रोविज़न बना रहे हो, अब वो तो आप 10, 15, 20 साल बाद दोगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो गया। लेकिन अगर मान लो आप कोई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बना रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर टैक्स, अब वो तो आप सरकार को 3-4 महीने बाद ही दोगे, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो प्रोविज़न ऊपर नीचे दोनों जगह है, कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो, बस लॉन्ग टर्म है लंबी अवधि का, शॉर्ट टर्म है तो छोटी अवधि का। तो अब इसको ना माइंड में फिट करने की कोशिश करो ऐसे कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर देखो, आओ मेरे साथ साथ फोकस करना, 4 मेन हेड्स हैं येलो कलर वाले, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड्स हैं, कोशिश करना याद करने की। एप्लीकेशन मनी में कोई सब हेड नहीं है, और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में 4-4 सब हेड्स हैं। कंपैरेटिवली पढ़ के याद करने की कोशिश करना और ऑर्डर सेम रखना है, क्योंकि इसमें हम ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ शेड्यूल 3 के हिसाब से होता है। अब जो दूसरा पोर्शन होता है, यानी कि जो हमारा मेन हेड है, वो होता है एसेट्स का। अब कंपनी को अपने एसेट्स के बारे में भी बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। तो जैसे ऊपर हमारा मेन हेड था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो नीचे सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा मेन हेड होता है एसेट्स का। अब एसेट्स तो बहुत सिंपल हैं, आप ऐसे सोचो कि एसेट्स जो हैं बिजनेस में सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ इसमें 2 ही मेन हेड्स हैं। पहले येलो कलर से मेन हेड्स देखते हैं। पहला मेन हेड होता है, इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स बेसिकली वो हैं जो हम जनरली 1 साल से ज़्यादा के लिए रखते हैं या अपनी ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा के लिए रखते हैं, और इसको हमारा पर्पस बेचने का बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। फिर जो दूसरा मेन हेड होता है वो होता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स जो होते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सारे होते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में अगर आप देखोगे तो लिस्ट से ABCDEF 6 सब हेड्स होते हैं, और इसी तरह नॉन करंट एसेट्स में अगर पहले आपको दिखाऊं तो उसमें 5 सब हेड्स होते हैं। लेकिन इसमें जो पहला सब हेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, क्योंकि ये जो पहला सब हेड है इसके अंदर 4 सब हेड्स होते हैं। अब देखो पहले ग्रीन कलर से वो 4 सब हेड्स आपको दिखाता हूँ। पहला तो होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब हो गया सिंपल भाषा में हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कुछ भी, फर्नीचर, ये सब। दूसरे हो गए नंबर 2 पे इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कंपनी की गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूले, ये सब। अब थर्ड और फोर्थ जो हैं वो 1 और 2 से ही डिराइव हुए हैं। अब 1 में लिखा है PPE, लेकिन अगर मान लो आप कोई बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो,
वो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो थर्ड सब हेड में शो हो जाता है। इसी तरह सेकंड में लिखा है इंटेंजिबल एसेट, लेकिन अगर मान लो अभी कोई इंटेंजिबल एसेट आपका डेवलपमेंट में है, आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, अभी पूरा बना नहीं है, तो उसको फिर हम फोर्थ सब हेड में दिखा देते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये दोनों उसी के रूप होता है। उसके बाद जो हमारे सब हेड्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट निवेश करते हो 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए, तो उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। सी होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। अब अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ा हो तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में आपको बताया था अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। अब अगर उसको उल्टा कर दो, यानी कि अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, तो फिर वो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। तो ये एक सिंपल नॉलेज के लिए बस पता होना चाहिए। उसके बाद डी सब हेड होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। आपने अगर किसी को लोन दिया या आपने कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस दिया जो 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस बोल देते हैं। और ई होता है अदर नॉन करंट एसेट। अदर को कहने का मतलब ये है कि जो भी नॉन करंट एसेट ऊपर के 4 सब हेड्स में नहीं आया, मान लो वो बिल्डिंग नहीं है, या वो इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है, वो कोई एडवांस भी नहीं है, वो कोई डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं है, वो कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, उसके अलावा तो जनरली उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। बहुत ही हाइपोथेटिकली सोचें तो कोई फिक्टिशियस एसेट हो सकता है, तो वो हम अदर नॉन करंट एसेट के अंदर शो कर देते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल कंपैरेटिवली कुछ आइटम्स आप पढ़ सकते हो जो करंट एसेट्स के अंदर शो होते हैं। अब इसमें 6 सब हेड्स आते हैं, इसी ऑर्डर में याद रखने। पहला तो हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, इसको आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो, यानी कि ऊपर था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के 1-2 नाम याद रखो, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इनका मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी शेयर खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिया, मतलब कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिसको बड़ी आसानी से आप 2-3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर लोगे, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इन्वेंट्रीज। ये बहुत ही अलग चीज़ होती है क्योंकि ये नॉन करंट एसेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम स्पेसिफिकली नोट में आपको दिखाऊंगा कि इन्वेंट्रीज किसे बोलते हैं। बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी आपको करंट एसेट में ही मिलेगा सब हेड, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जिनको आपने गुड्स उधार पर बेचे। अब उसमें या तो बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं या डेटर्स भी हो सकते हैं, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको 2 या 3 या 4 महीनों में पैसा मिल जाएगा। उसके बाद होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है कि जो भी आपके पास कैश इन हैंड है और जो आपके पास कैश एट बैंक है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपके बैंक में एफडी में पैसे रखे हैं, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रखे हैं, तो हमें हो सकता है लगे कि यार ये तो बैंक में पैसे रखे हैं तो ये तो कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर बैंक में एफडी में हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो एक लंबी अवधि के लिए निवेश है, तो वो एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, है ना। ये छोटा सा ट्रिकी पॉइंट याद रखना। बाकी इन दोनों को आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, आपने अगर कोई एडवांस दिया, कोई डिपॉजिट किया 1 साल से कम के लिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। बाकी इसके अलावा अदर करंट एसेट, लेट से प्रीपेड एक्सपेंस या एक्रूड इनकम, जो किसी भी और ऊपर के एसेट्स में कंसिडर नहीं हो रहा, उनको हम बोल देते हैं अदर करंट एसेट्स, है ना। तो एसेट साइड थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें 2 ही मेन हेड हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड्स हैं, वो भी आप आसानी से याद रख सकते हो, और करंट एसेट्स में 6 सब हेड्स हैं, वो भी आपको लॉजिकली इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। अब इसमें इन्वेंट्रीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और कुछ और क्रूशल बातें भी आपको बता देता हूँ। बाकी सब देखो हमने कवर कर लिया, है ना। ये कर लिया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कर लिया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना, छोटे छोटे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्रीज। ये देख लो, ध्यान से देखो इन्वेंट्री में किस किस प्रकार की इन्वेंट्री आती है। देखो ये क्या क्या शब्द याद रखने हैं आपको। अगर कोई रॉ मटेरियल है वो भी इन्वेंट्री, अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी इन्वेंट्री, अगर कोई फिनिश्ड गुड्स है वो भी इन्वेंट्री। अब आम तौर पे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं।
लेकिन हर कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता, कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं कि सामान खरीदा और बेच दिया, तो वहाँ पर थोड़े से नाम बदल जाते हैं। फिर हम कह देते हैं स्टॉक इन ट्रेड, है ना, या कई बार स्टॉक इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है आपने भी सामान खरीद लिया लेकिन वो भी रास्ते में पहुंचा नहीं, है ना, तो ये सब हो गया स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक इन ट्रांजिट। अब दो टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम गंदी इन्वेंट्रीज कहते हैं ये भी इन्वेंट्री लेकिन गंदी इन्वेंट्रीज कहते हैं। क्या है ये टर्म? एक है लूज टूल्स, भाई कुछ खुले बुल्ले टूल्स पड़े रहते हैं, पेचकस, प्लास, ये वो, और कुछ होते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब कि जैसे कोई स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के, तो लूज टूल्स और ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी इन्वेंट्री ही कंसिडर करते हैं। लेकिन इनको गंदी इन्वेंट्री क्यों कह रहे हैं हम? है तो इन्वेंट्री। इनको गंदी इन्वेंट्री ये कह रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड, ये जो चार ऊपर लिखे हुए हैं, ये तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद हम बेच देंगे और कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को गंदी इन्वेंट्री इसलिए बोल रहे हैं, इनको आप बेच के पैसे नहीं कमा सकते। अब ये आपका पेचकस कौन खरीदेगा? आपका वहाँ पर एक टूल रखा हुआ है, उसको कौन खरीदेगा? कुछ भी नहीं। इन्वेंट्री नाम की इन्वेंट्री है लेकिन इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते आसानी से, तो इसीलिए गंदी इन्वेंट्री है। तो ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, रेशो चैप्टर में काम आता है ना। चलो, बाकी तो अपना अदर करंट एसेट्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। तो कुल मिला के पूरी हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो सरसरी आंखों से नज़र भी मार लेते हैं और एक बार कोशिश करते हैं याद करने की। तो मोटा मोटा समझ लो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ मेन हेड है, उसमें 4 मेन हेड्स याद रखने हैं: शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। और खासकर इन दोनों में 4 सब हेड्स हैं, वो इस ऑर्डर में याद रखना। दूसरा मेन हेड है एसेट्स का, इसमें सिर्फ 2 ही मेन हेड हैं, नॉन करंट एसेट्स इसमें 5 सब हेड्स और करंट एसेट्स इसमें 6 सब हेड्स। तो इस तरह से एक माइंड में पिक्चर बनाकर याद रखो कि बैलेंस शीट में ये चीज़ें आती हैं और इनके एग्जाम्पल्स कुछ कोशिश करो याद करने की। चलो अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट पर। शेड्यूल 3 का सेकंड पार्ट कहता है कि अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो बहुत आसान है, आओ वो देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो होता है आइटम, उसको बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब थोड़ा सा समझना, क्योंकि कई बार बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि देखो कोई भी बिजनेस हो, है ना, उस बिजनेस का जो सबसे मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जनरली 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक को बोलते हैं फाइनेंस कंपनियां, एक को बोलते हैं नॉन फाइनेंस कंपनियां। तो नॉन फाइनेंस कंपनियां तो हम सब ने बचपन से थोड़ा देख रखी हैं, सुन रखी हैं और दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई होती है ना। मतलब जैसे कोई भी सोच लो, अब मारुति कंपनी भाई नॉन फाइनेंस कंपनी है, उसका फाइनेंसिंग का काम तो है नहीं, वो तो गाड़ी बनाती है बेचती है। या कोई साड़ी बनाने की कंपनी या कोलगेट टूथपेस्ट बनाकर बेचती है। तो नॉन फाइनेंस कंपनियां तो हमने बचपन से बहुत देख रखी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फाइनेंस कंपनियां भी होती हैं। अब फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं वो शायद हमने कम देख रखी हैं प्रैक्टिकली, लेकिन शायद टीवी में आपने कभी देखा हो, सुना हो, मुथूट फाइनेंस, है ना। अब भाई ये फाइनेंस कंपनी क्या करती हैं? ये फाइनेंस कंपनियां तो बेसिकली लोगों को लोन्स देती हैं, लोगों को पैसा देती हैं, लोगों से पैसा रखती भी हैं कभी कभी, और लोगों को पैसा देती हैं और ब्याज लेती हैं। तो इनका काम फाइनेंस का होता है। तो इन कंपनियों में और इन कंपनियों में बहुत ही अलग अलग बिजनेस मॉडल है, तो इसीलिए इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग हो सकता है। तो वी हैव टू थिंक क्रिटिकली कि भाई किसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंस कंपनियों के लिए क्या है और इनका क्या है, उस हिसाब से हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सोचना है। लेकिन हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो मेन बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं उससे जो कमा रहे हैं हम, है ना। अच्छा सर, उसके अलावा अगर कहीं से कुछ इनकम हो जाए, उसके अलावा कहीं से कहीं इनकम हो जाए तो उसको बोल देते हैं अदर इनकम। तो बस 2 ही तरह की इनकम होती हैं, दोनों को जोड़कर आ जाता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू बन गया 1 + 2। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं नंबर 4 में एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस में होने वाले खर्चे। तो खर्चों की लिस्ट आपको इसी ऑर्डर में याद रखनी है, ABCDEFG। 7 तरह के खर्चे होते हैं, इस ऑर्डर में याद रखते हैं। पहले को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये क्या होता है? ये रॉ मटेरियल से रिलेट करता है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों के पास रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नोट नंबर 3 में। इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, ओपनिंग रॉ मटेरियल
प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है। उसके बाद दूसरा खर्चा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये तो डायरेक्टली स्टॉक खरीदना है, तो इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये तो परचेज मतलब होता है खरीदना, परचेज स्टॉक खरीदा। तीसरा खर्चा होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब इसमें हम इन्वेंट्रीज में जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, उसको खर्चे की तरह लेते हैं। और इसमें कौन कौन सी 3 इन्वेंट्रीज कंसीडर करनी है, पर्पल कलर से याद रखना, लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में जो परिवर्तन हुआ उसको खर्चा लेते हैं। अब वो परिवर्तन निकालते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो फिनिश्ड गुड्स का भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, स्टॉक इन ट्रेड का भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके जो भी उत्तर आएगा वो हो गया चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। उसके बाद अगला खर्चा होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, EBE। ये क्या है सर EBE? कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज के रिलेटेड खर्चे करती है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय से काम करवाती है और उनको काम के बदले में जो पैसे देती है, दैट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी याद करने की कोशिश कर लेना, बहुत ईजी है। जैसे कि सैलरी, बोनस, वेजेस, अलाउंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस एटसेट्रा। तो अगर आप सब कुछ देखोगे तो इन सब का नेचर है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो पैसे दे रहा है, तो दैट इज EBE। उसके बाद अगला खर्चा होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि कंपनी जब फाइनेंस करती है, अब या तो शेयर्स इशू करके पैसा लेती है या डिबेंचर्स इशू करके पैसा लेती है या लोन वगैरह लेती है, तो इन सब चीज़ों में जो उसके खर्चे होंगे उन खर्चों को बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो आइए देखते हैं उसके उदाहरण क्या हैं, वो भी याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं जैसे आपने डिबेंचर्स या लोन्स लिया तो इंटरेस्ट पे करोगे, शेयर इशू करा तो अंडरराइटर को कमीशन दे सकते हो, या डिबेंचर इशू करने में आपका लॉस या डिस्काउंट हो गया। तो इस तरह के जो ऊपर खर्चे दे रखे हैं वो याद रखने। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और नया है कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। कई बार डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का हम पैसा इकट्ठा करवाते हैं बैंक में और बैंक उस बात के लिए कमीशन ले लेता है, तो ये भी कंपनी का खर्चा हो गया फाइनेंस करने के लिए। तो किसी भी तरह का फाइनेंस इकट्ठा करने का खर्चा जो है दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन आप 4 एग्जांपल्स घर से रट के जाना तोते की तरह, इंटरेस्ट पेड, अंडरराइटर्स कमीशन, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और सबसे खतरनाक कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। ये सब फाइनेंस कॉस्ट होती है। उसके बाद सिंपल खर्चे हैं। अगला खर्चा तो आपने बचपन में ही पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। बाकी इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है तो कह देते हैं अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इन 6 खर्चों के बाद जितने भी खर्चे बच जाते हैं उन सबको हम 7th वाले खर्चे में डाल देते हैं जिसका नाम है अदर एक्सपेंसेस। तो इसमें कोई भी खर्चा आ सकता है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, वो सब खर्चे आ जाएंगे। तो हम करते हैं टोटल एक्सपेंस। फिर निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हम 3 - 4 यानी टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता लग जाता है। उसके बाद जो भी टैक्स का रेट गिवन होगा 10%, 20%, 30% वो लेस कर देते हैं और फाइनली हमारा प्रॉफिट आंसर जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो मान लेते हैं 800 रुपये बच गया। तो ये 800 रुपये वही है जो मैंने आपको कहा था कि हमारे सरप्लस की तरह रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में शो हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस याद रखना है। तो आओ एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। तो बिजनेस की 2 तरह की इनकम है, वहाँ से शुरू करना है। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO और दूसरा है अदर इनकम। अब RFO और अदर इनकम के कुछ एग्जांपल्स अच्छे से लर्न कर लेना, नॉर्मली क्या होते हैं बिजनेस के। RFO की बात करें तो RFO का तो सिंपल मतलब होता है चाहे जो भी कैश सेल आप कर रहे हो या जो भी क्रेडिट सेल आप कर रहे हो, है ना, या आप अगर स्क्रैप की सेल कर रहे हो। अब सेल ऑफ स्क्रैप याद रखना, ये भी एक मेन काम होता है, ये भी एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। लेकिन अदर इनकम क्या होगी? अब इसके अलावा अदर इनकम है कि भैया मान लो आपने कोई एसेट बेच दिया। हम तो पंखा बनाते हैं, हमारा मेन काम है पंखे बनाने का।
तो एसेट बेचकर अगर मुनाफा हो गया तो अदर इनकम, या आपको रेंट रिसीव हो गया तो अदर इनकम, या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो अदर इनकम, या आपको डिविडेंड रिसीव हो गया तो अदर इनकम, क्योंकि ये हमारा मेन काम नहीं है, या इनकम टैक्स रिफंड मिल गया तो अदर इनकम। तो इस तरह से जो भी आपका मेन काम नहीं है उससे होने वाली इनकम को अदर इनकम कह देते हैं। बस उसके बाद टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर 7 तरह के खर्चों को इस ऑर्डर में याद रखना, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ ताकि कीवर्ड बन जाए। सबसे पहले CMC, उसका फॉर्मूला ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो डायरेक्ट हो गया। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, 3 इन्वेंट्रियों का चेंज निकालना है, फिनिश्ड गुड्स का, WIP का और स्टॉक इन ट्रेड का। और चेंज निकालते कैसे हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। उसके बाद EBE एम्प्लॉय वाले, FC फाइनेंस वाले, डेप्रीसिएशन तो डायरेक्ट है और जो बच गया वो अदर। तो 7 खर्चों की लिस्ट इस ऑर्डर में याद रखनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया P&L। लेकिन अब इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। खाली बैलेंस शीट और P&L पढ़कर काम नहीं चलाना। आओ देखो एक डेमो छोटा सा। अब मुथूट फाइनेंस कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। मुथूट फाइनेंस के लिए अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से आए और बोले कि पहचानो ये क्या है, तो अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुथूट फाइनेंस का ये मेन काम है, तो इसीलिए हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या आ गया इंटरेस्ट पेड, तो ये तो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। बाकी बोनस हो गया, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, कमीशन रिसीव्ड, ये उनका मेन काम है, तो RFO। कैरेज हो गया तो अदर एक्सपेंस, वेजेस हो गए तो एम्प्लॉयज़ का खर्चा। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी डिस्कस करूंगा, वो एग्जाम के लिए ज़रूर देख कर जाना। पहला तो होता है ऑपरेटिंग साइकिल का। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब हम करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी को नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। अब पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कैश है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ रुपए रखे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ऑफिस में, अभी मैं ऑफिस में हूँ, ये मेरे पास कुछ कैश है। अब सबसे पहले मैं कैश लेकर गया बाज़ार, रॉ मटेरियल खरीदा। मैंने कहा लाओ भाई एक रॉ मटेरियल दे दो, तो मुझे रॉ मटेरियल मिल गया, ये देखो। अब मैं इस रॉ मटेरियल पर कुछ दिन काम करूँगा, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, और फाइनली ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर देखो तैयार हो गया। ये लो, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इसको बेचूंगा, ये लो भाई तुम खरीद लो। अब बेचने के बाद डेटर 2-3 महीने बाद मुझे पैसे देगा, तो मुझे डेटर से देखो वापस से ये कैश मिल गया, ये रहा कैश। तो शुरू में जब मेरे पास ऑफिस में कैश था, फिर वो रॉ मटेरियल में खरीदा गया, फिर वो वर्क हुआ, उस पर फिनिश्ड गुड बना, फिर डेटर को बेचा, फिर वापस कैश मेरे पास पहुंचा। तो कैश की पूरी साइकिल कंप्लीट होते होते मान लो 15 महीने लग गए, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी 4 महीने हो, मेरी 40 महीने हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो है ना। अब इसी से हम करंट और नॉन करंट का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, जैसे इस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल थी 15 महीने की, है ना। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी एसेट मेरा 15 महीने की कह लो टाइम लाइन के अंदर अंदर लाई कर रहा है, मान लो मुझे किसी को 14 महीने बाद पैसे देने, या किसी एसेट को 13 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे, तो 15 महीने से कम को मैं करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट कहूँगा। तो इस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले लो। मान लो 14 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है और ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की, तो ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। अब मान लो मेरे को पेमेंट करनी है 3 साल बाद, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल है 10 साल की, तो ठीक है, करंट लाइबिलिटी है। या मान लो मुझे पेमेंट करनी है 10 महीने बाद और ऑपरेटिंग साइकिल है 7 महीने की। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल है 7 महीने की, लेकिन क्योंकि मुझे 12 महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट करनी है, तो इसको भी फिर हम करंट लाइबिलिटी ही मानते हैं, है ना, क्योंकि 12 महीने एक बेंचमार्किंग होती है, वो तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब मान लो मुझे पेमेंट करनी है 13 महीने बाद और ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने की, तो अब मैं इसको नॉन करंट बोलूँगा। तो बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पर हम करंट और नॉन करंट का डिस्टिंग्विश करते हैं। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, जो घर से बिल्कुल रट के जाना तोते की तरह, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज और कैपिटल कमिटमेंट। पहले तो ये होते क्या हैं पता होने चाहिए, और इनके एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल रट लेना, एग्जाम में 1 नंबर बच जाएगा आपका। देखो जी, बैलेंस शीट है पार्ट 1, वो हमें पता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L है पार्ट 2, वो हमें पता है।
लेकिन कुछ चीज़ें बैलेंस शीट या पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होती, उन्हें हम अलग से शो करते हैं। अब कुछ चीज़ों को लेकर हम श्योर नहीं होते, हमें लगता है हम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, तो उन चीज़ों को जनरली हम बैलेंस शीट के पीएनएल के नोट्स के बाद बिल्कुल फुट नोट में शो करते हैं अलग से। तो कुछ को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, कुछ को कैपिटल कमिटमेंट बोलते हैं। तो आपको एग्जांपल बस घर से रट लो, जैसे दो एग्जांपल्स हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के। एक तो है क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, पूरी इंग्लिश रट लेना, ठीक है, फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो। क्लेम अगेंस्ट कंपनी मतलब किसी ने क्लेम कर रखा है लेकिन अभी हम डेट नहीं मान रहे। या दूसरा प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का जो होता है कि मतलब अभी कंपनी कह रही है कि हाँ हम दे भी सकते हैं, क्या पता नहीं भी दें, तो अभी हमें पता नहीं है क्या है, तो इनको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इसी तरह कैपिटल कमिटमेंट भी होते हैं, वो भी हम फुटनोट में ही शो करते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल लर्न कर लो, अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। याद है हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के टाइप्स पढ़े थे। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनका मान लो डिविडेंड 2 साल 3 साल का इकट्ठा हो गया, तो अब हो सकता है हमें देना पड़ जाए या ना भी देना पड़ जाए, तो ये कैपिटल कमिटमेंट होती है। तो इन 3 एग्जांपल्स को लर्न कर लो, इन्हें हम फुट नोट में शो करते हैं, ये कहीं पर भी स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं होते, ठीक है। तो ये तो पूरा चैप्टर था जिसमें बैलेंस शीट, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उनके एग्जाम्पल्स या फिर पीएनएल, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने और 2 छोटे छोटे स्टार पॉइंट याद होने चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल का और ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें तो ये कहानी समाप्त। अब जो हमारा दूसरा चैप्टर है बच्चों, वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकली चैप्टर है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब है क्या, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने सीखा कि बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया या नोट्स हो गया। अब हम जब अकाउंटिंग के स्टेप्स को समझते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था कि पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसके बाद आता था एनालिसिस करते हैं। एनालाइज करना या एनालिसिस करना क्या है, किस तरह से होता है, उसके बारे में बेसिक थ्योरी इस चैप्टर के अंदर है ना। तो इसमें आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, 5-7 मिनट में यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब बातें बस याद रखना। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन PYQ में तो आया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, तो ये डेफिनेशन लर्न कर लो, 1 नंबर की है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, 2 चीज़ें, एक तो समझ सकें, टू अंडरस्टैंड, और जो भी आर्थिक डिसीजंस लेने हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, वो ले सकें, बस इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको करने के टूल्स या टेक्निक्स क्या हैं। तो इसको करने के मेनली 4 टूल्स हैं। एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक होते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है और आज ही पढ़ेंगे। तीसरा होता है रेशियोज, हम रेशियोज निकालते हैं कंपनी के, वो भी पढ़ेंगे आगे। और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर देखना, वो भी करेंगे। तो बेसिकली हमें एनालिसिस करने के लिए ये 4 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम दूसरे नामों से क्या जानते हैं वो आप याद करना, लिख लेना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं, वो एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस या टाइम सीरीज एनालिसिस की टेक्निक है। तो 3 नाम है, देखो, है ना। ऐसी कॉमन साइज स्टेटमेंट को बोलते हैं कि ये टेक्निक है वर्टिकल एनालिसिस या स्टैटिक एनालिसिस या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस की। बच्चा कहता है ये क्या नाम है सर, क्या मतलब है इन सब का, मुझे क्या पता। चलो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ना, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं, और जो वो वाला है वर्टिकल एनालिसिस, उसको वर्टिकल एनालिसिस क्यों बोलते हैं और क्या है ना। देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइम पीरियड हमें चाहिए, एक टाइम पीरियड ये, दूसरा टाइम पीरियड ये, है ना। तो इसमें कंपैरिजन होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस होता है उसमें हमें जनरली 2 टाइम पीरियड की आवश्यकता नहीं होती, हम एक ही टाइम पीरियड के अंदर ही स्टैटिक कंपैरिजन कर लेते हैं, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। बाकी इसमें हम कंपोनेंट्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जब हम करते हैं तो आइटम एक होता है, बस टाइम पीरियड 2 होते हैं, उनका कंपैरिजन होता है, तो आइटम एक ही रहेगा। लेकिन जब हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं ऊपर से नीचे, तो ऊपर भी एक आइटम होता है, नीचे भी एक आइटम होता है, तो आइटम्स जो होते हैं वो 2 हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, है ना। यूजफुलनेस की बात करें तो वो सिंपल है, वो याद रखना नाम,
ये वाला जो है ये टाइम सीरीज एनालिसिस में ज़्यादा काम आता है क्योंकि हम समय को 2 पीरियड्स पर ले रहे हैं, और वो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में काम आता है क्योंकि समय नहीं चेंज होता, सेक्शन बदल जाते हैं कि भाई ऊपर आइटम नीचे आइटम क्या क्या है अलग अलग, तो वो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के काम आते हैं। तो ये 3 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस का डिफरेंस है ना, वो यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाया है। बाकी बात करें एक नज़रिए की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो तो नाम से सिंपल क्लियर है। एक को इंटरनल एनालिसिस बोल सकते हैं, एक को एक्सटर्नल एनालिसिस बोल सकते हैं। इंटरनल एनालिसिस जो कंपनी का मैनेजमेंट करता है, क्यों करता है? ताकि वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सके। एक्सटर्नल एनालिसिस जो है वो कोई भी आउटसाइड एजेंसी करती है ताकि वो कंपनी के स्टेटमेंट्स को समझ सके, एनालाइज कर सके। जैसे कोई बैंक है वो आपकी कंपनी का एनालिसिस कर सकता है, कोई क्रेडिटर है ना, वो आपकी कंपनी का एनालिसिस कर सकता है, कोई रिसर्चर है, तो ये सब एक्सटर्नल एनालिसिस हो गए। तो ये एक नज़रिया हो गया। इसी तरह एक नज़रिया हो सकता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है एक ही फर्म है और वो अपना कंपैरिजन अपने साथ ही कर रही है, तो उसको बोल देते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है एक फर्म है और दूसरी फर्म है, उन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो, तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो, तो इसको बोल देते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, है ना। फिर एक छोटा सा 1 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोसेस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसको फ्लो चार्ट की तरह ही याद रखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट। देखो ये बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान से सुनना, काम आएगा आगे भी। एक्चुअल में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो पहले हम करंट ईयर की फिगर्स लिखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर की फिगर लिखते हैं। लेकिन जब हमें एनालिसिस करना होता है तो अब देखना मेरे हाथों को ध्यान से, हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। हम पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखते हैं, फिर करंट ईयर की फिगर लिखते हैं, तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है रीअरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपेयर कर लिया। उसके बाद एनालिसिस करते हैं, एनालाइज कर लिया, और फिर इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, मतलब रिजल्ट पता लगा लेते हैं, बस। तो कितना सिंपल हो गया, पहला स्टेप रीअरेंजमेंट, उसके बाद कंपेयर कर लो, एनालाइज कर लो, फिर इंटरप्रेट कर लो। तो 1 नंबर में प्रोसेस पूछेगा तो ये फ्लो चार्ट याद रखना। फिर बहुत ही सिंपल थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ये क्लास 11th में हमने अकाउंट्स के चैप्टर 1 में भी पढ़े थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का असेस करने के लिए, कंपनी की एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए, कंपनी की सॉल्वेंसी का पता लगाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, और फोरकास्टिंग में भी मदद करता है इसीलिए। तो देखो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई भी आप 3 या 4 अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो। इसी तरह वो पूछ लेगा कि इसके यूजेस क्या होते हैं स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो मतलब फ़ायदे क्या होते हैं, यूज़ कौन करता है। तो देखो सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वेस्टर करता है ना, कि यार मैंने इन्वेस्ट करूं बिजनेस में कि नहीं करूं, कितनी सिक्योरिटी मिलेगी। क्रेडिट एनालिसिस कि कस्टमर जो है उसको कितना क्रेडिट देना चाहिए, उसको 2 महीने का उधार दें कि 8 महीने का उधार दें। डेट एनालिसिस, इससे पता लगता है कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी की वो डेट कितना ले सकती है, हम बोरो कितना कर सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन, यार इस साल डिविडेंड दें या ना दें, दें तो कितना दें। तो मतलब ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, इनको देखो हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एनालिसिस के अंदर, किसी भी डिसीजन के अंदर। तो ये भी 1 नंबर में थ्योरी में पूछ सकते हैं। फिर वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड होती हैं। तो बहुत तरह की पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं। देखो इसमें तो शेयर होल्डर भी इंटरेस्टेड होता है, इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होता है, क्रेडिटर भी इंटरेस्टेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें अपनी सैलरी बोनस चाहिए, ओनर्स भी इंटरेस्टेड होती है, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, उनको टैक्स लेना है, रिसर्चर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि हर किसी के काम की चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिमिटेशन क्या है। तो देखो सेम लिमिटेशंस हैं। पहला क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये इग्नोर करता है, वही अकाउंटिंग के लिमिटेशन ही इसके लिमिटेशन है, अलग कुछ नहीं है। प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है। इसके अलावा मैनिपुलेशन हो सकती है, विंडो ड्रेसिंग, इसमें पर्सनल बायस भी हो सकता है, भाई हर आदमी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। और कई बार वेरिएशन होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, कोई कंपनी अलग तरह से प्रैक्टिस कर रही है अकाउंटिंग फॉलो, कोई कंपनी अलग तरह से कर रही है, कोई WDV मेथड फॉलो कर रही है, कोई SLM मेथड फॉलो कर रही है। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है कि कई बार हम कंपेयर नहीं कर पाते। तो ये हो गए लिमिटेशन जो हमसे पूछ सकता है। बस तो इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है थ्योरी में। पूरा ही चैप्टर 1 से 2 नंबर मैक्सिमम तक का कोई भी थ्योरी पूछ सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम सीखेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे जो दो टूल्स थे, एक था कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना, तो वो कैसे बनाना है और उसमें कुछ क्रिटिकल बातें बताऊंगा जो एग्जाम में बच्चे जनरली गलती करते हैं, वो आप मत करना। तो पहले मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिखा देता हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को बनाने का क्या तरीका होता है, क्योंकि देखो इसमें हमने सीखा था कि ये एक कैसा कंपैरिजन है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ हमें दो टाइम पीरियड्स तो चाहिए ही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं प्रीवियस ईयर, जिस कॉलम को हम बोलते हैं ए। अब उसमें कुछ भी फिगर लिखी हुई हो सकती है। फिर हम दूसरे कॉलम को लिखते हैं करंट ईयर, जिसको बोलते हैं बी, उसमें भी कोई भी फिगर लिखी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे एक डेमो कर रखा है। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है ए कॉलम में 20 और बी कॉलम में 25। तो जो थर्ड कॉलम होता है हमारा कंपैरिजन करने का, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है, हमेशा एक फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, b माइनस ए, जिसको कॉलम को हम बोल सकते हैं c। तो जैसे यहाँ पर 25 माइनस 20 तो आ गया 5, या नीचे अगर आप देखो 8 माइनस 10 तो आ गया -2। तो मतलब ये होता है एब्सोल्यूट चेंज। और लास्ट कॉलम होता है जिसमें हम परसेंटेज में उस चेंज को मेजर करके बताते हैं, यानी परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाली फिगर इनटू 100। तो यानी फॉर्मूला बन गया c अपॉन a इंटू 100। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 5 अपॉन 20 इंटू 100 आंसर आ जाएगा 25%। या आप यहाँ पे चेक करो -2 अपॉन 10 इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा -20%। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, है ना। तो चाहे हम बैलेंस शीट बनाएं या चाहे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएं, कुछ भी बनाएं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 4 कॉलम होते हैं A B C D, वो याद रखने हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, है ना। अच्छा, अब इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी हो सकती है, कंपैरेटिव P&L भी हो सकते हैं। दूसरे होते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट बोला जाता है। इसमें हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब इसमें हमें 2 टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, क्वेश्चन देने को दे दे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक ही टाइम पीरियड के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया, लेट्स से कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब इसमें क्या होगा, एक बैलेंस शीट गिवन है ना, कुछ चीज़ें लायबिलिटी, कुछ चीज़ें एसेट। अब हमें उस बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, लेट्स से करंट ईयर की फिगर्स। अब हम क्योंकि एनालिसिस ऊपर से नीचे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी आइटम्स हैं बैलेंस शीट के, उसे बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 करके उसका परसेंटेज निकालते हैं। जैसे हमने शेयर कैपिटल का एक डेमो ले रखा है, 200 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1000 इनटू 100, तो क्या आंसर आ गया 20%। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज चेक कर लो, तो 700 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 तो क्या आ गया 70%। 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 क्या आ गया 10%। तो हर फिगर को हम बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज में बता देते हैं। अब 2 साल दे रखे होंगे तो 2 साल का बना लेंगे, 3 साल दे रखे होंगे तो 3 साल का बना लेंगे, लेकिन इसमें हमें एक ही साल से काम चल जाता है। अब जब हम कॉमन साइज P&L बनाते हैं वो इंटरेस्टिंग होता है। अब वो मैंने 2 साल का यहाँ पर बनाकर दे रखा है, लेकिन यहाँ इसमें P&L में समझने वाली बात यह है कि जब हम P&L में कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम हर आइटम को टोटल से डिवाइड नहीं करते, हम हर आइटम को RFO से डिवाइड करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में RFO की फिगर आपको दे रखी है 500, तो अब हम क्या करेंगे, हम हर आइटम को 500 से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे और उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो RFO तो 100% हो ही गया, लेकिन अदर इनकम बन जाएगा 50 अपॉन 500 इंटू 100, वो आ जाएगा 10%। ऐसे ही 550 अपॉन 500 इंटू 100 वो आ जाएगा 110%। 75 अपॉन 500 इंटू 100 वो आ जाएगा 15%। तो इस तरह से सारी ही फिगर्स को हम RFO से डिवाइड करके इंटू 100 कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें 2 साल की फिगर्स दे रखी थी, इसमें करंट ईयर की फिगर्स भी दे रखी थी, तो हम करंट ईयर के लिए भी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम सारे आइटम्स को RFO से डिवाइड करके इंटू 100 करके निकालते हैं। अब देखो, जो मैंने कहा था एक क्रिटिकल चीज़ सिखाऊंगा, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट में खासकर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन आपको कहता है कि मिसिंग वैल्यू निकालो। अब जैसे पहला आप शेयर कैपिटल में देखो,
आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है, लेकिन आपको सी और डी मिसिंग है, वो निकालने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो ए दे रखा है लेकिन बी मिसिंग है, और फिर सी भी दे रखा है और डी भी मिसिंग है। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो बक्से बने हुए हैं येलो कलर के, वो मिसिंग फिगर्स हैं। अब जैसे करंट लायबिलिटी में आप देखो, इसमें ए नहीं दे रखा, बी दे रखा है 700 और सी भी नहीं दे रखा, और परसेंट दे रखा है 10%, तो इसमें ए और सी मिसिंग फिगर निकालनी। इसी तरह लास्ट आइटम देखो पीपी, इसमें ए दे रखा है 900 लेकिन बी भी नहीं दे रखा, सी भी नहीं दे रखा, डी दे रखा है -20%। तो इसको ना ट्राई करना, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना, तो आपका भी दिमाग खुलेगा कि भाई ए बी सी डी में से ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ए मिसिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कई बार बी मिसिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कई बार सी मिसिंग हो या डी मिसिंग हो, वो तो खैर होते हैं जनरली, लेकिन मतलब कुछ भी मिसिंग करवा सकता है। तो आपको बस घबराना नहीं है, अपना फॉर्मूले जो है उन्हीं को अप्लाई करना है। तो किसी में कुछ मिसिंग होगा, किसी में कुछ मिसिंग होगा, लेकिन जो भी मिसिंग होगा वो हम निकाल लेंगे। तो जैसे हमने पीपी में सी की फिगर मिसिंग थी तो निकाल ली -180। इसी तरह करंट लायबिलिटी में भी ए और सी मिसिंग थे, वो निकाल लिए, है ना। तो कुछ भी मिसिंग हो सकता है। ऐसी एग्जाम्पल 2 देखो, एक छोटा सा है, ये हमने बनाया कि इसमें हमको इस तरह से कई बार इंफॉर्मेशन दे देता है। अब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब मान लो किसी को स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद नहीं है, अब वो कैसे बनाएगा। तो इसीलिए चैप्टर 1 की फॉर्मेट लर्न करना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन आए तब आप खुद से अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट अगर बनाना हो तो आपको पूरा देखो P&L का फॉर्मेट याद होना चाहिए। RFO, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर उसके नीचे एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाएगी, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो बेसिकली ये होता है पूरा कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाने का प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको बनाने हैं क्या, फॉर्मेट्स, खुद वो याद रखने हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ सवाल नहीं है, आपको मैं वैसे ही बताता हूँ। तीनों चैप्टर्स के अंदर आपको सिंपल सारे ही क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करने हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे चैप्टर हैं तीनों। मेनली पहले चैप्टर में हेड सब हेड याद रखो, एग्जाम्पल्स देकर पूछ सकता है कि इसकी हेडिंग सब हेडिंग क्या है, या हेडिंग सब हेडिंग देकर पूछ सकता है इसके 2-3 एग्जाम्पल बताओ। तो मतलब अच्छे से सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, बस देखने हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर में तो कुछ है नहीं एज सच, और थर्ड चैप्टर में भी आप कॉमन साइज और कंपैरेटिव के 3-3 क्वेश्चन करके देख लो। सब में सेम ही फॉर्मेट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से अब ये थर्ड अपनी जो बुक है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के ये वाले 3 चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आज ही इनके क्वेश्चंस करके देख लो, अपना अगला 1 से 1.5 घंटा और लगा दो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, तो आपका ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा, अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।